हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी को। आई होप आप लोगों ने काफी एंजॉय किया होगा। तो ये जो आज की क्लास है ये IBACIO में बायोलॉजी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे इसके अंदर हैं। और इसके बेस पर मैं जितने टॉपिक्स कवर कर सकता था वो सारे मैंने इसके अंदर कर लिए हैं। तो एक छोटे से सेशन में आपको बहुत सारा मिलने वाला है 2080 रूल के हिसाब से। ठीक है ना। तो थोड़ा सा टाइम बना के रखो, लास्ट तक देखो। आई होप आपके कुछ ना कुछ काम क्या आ जाएगा। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन इसके अंदर ये आया था, इन्होंने पूछा था कि जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसके बारे में इन्होंने पूछा था। दो स्टेटमेंट दी थी। पहले मैं बताता हूँ कि आपको फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम होता क्या है। देखो कई तरीके की क्लासिफिकेशन होती है। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो सिस्टम होता है उसमें जनरली क्या होता है कि ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो होता है ना कि हमारे जो कॉमन एंचेस्टर है उसका फाइंड आउट किया जाता है। मतलब एक कॉमन एंचेस्टर से कैसे अलग अलग जो डिसेंट है उनका कैसे एवोल्यूशन हुआ, ये सारा जो प्रोसेस होता है ये सारा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में आ जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में देखो ये एक कॉमन एंचेस्टर है। ठीक है। यहाँ से दो बंदे निकले। ठीक यहाँ से निकले तो ये तो एक ई निकल गया। फिर यहाँ से आगे चलकर फिर ये दो पार्ट में डिवाइड हुए। फिर यहाँ से दो बंदे बने। फिर यहाँ से दो अलग स्पीसीज बनी। यहाँ से दो अलग, यहाँ से दो अलग स्पीसीज। तो ये एक फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसमें ये बताया गया कि ABCDE ये जो पांच स्पीसीज हैं इनका किस तरीके से कॉमन एंचेस्टर था जो कॉमन था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया समय के साथ साथ एवोल्यूशन होकर ये सारे क्या हो गए अलग अलग डेवलप हो गए। तो पहला स्टेटमेंट यही कहता है सोज एन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके साथ में एक रिलेशनशिप बताता है ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट फ्रॉम ए कॉमन एंचेस्टर। मतलब एक कॉमन एंचेस्टर से किस तरीके से ये सारे डेवलप हुए। ठीक। फिर इसके बाद कहता है कि इस सिस्टम में जो है एक क्लेडिस्टिक मेथड का यूज किया गया है, इज यूज्ड इन जेनरेटिक फाइलोजेनेटिक ट्रीज। मतलब ये जो पार्ट है इसको हम फाइलोजेनेटिक ट्री कह रहे हैं कि किस तरीके से ये चार्ट बन रहा है। तो देखो क्लेडिस्टिक मेथड क्या होता है। क्लेडिस्टिक मेथड यही है, जैसे ये वाला देखो आप। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक कॉमन एंचेस्टर है जिससे क्या हो गया दो पार्ट में टूटे। मतलब एक मैमल बने फिर एक रेप्टाइल बने। फिर आगे चलकर इसी रेप्टाइल में से जो वर्ड्स थे वो अलग हो गए और जो ये रेप्टाइल्स थे वो अलग हो गए। तो ये जो पैटर्न है, मतलब ये जो मेथड है इसी को हम कहते हैं क्या, क्लेडिस्टिक मेथड। ठीक कि यहाँ पर देखिए ये दोनों अलग है तो यहाँ पर वर्ड्स जो हो गए अलग हो गए। जबकि आप फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वगैरह उन सब में देखोगे तो इसको बिल्कुल ही अलग बताया गया है और इनको बिल्कुल ही अलग बताया गया है। जबकि इस सिस्टम में ये बता रहे हैं कि वर्ड का जो ओरिजिन हुआ है या इवोल्यूशन हुआ है वो रेप्टाइल से ही हुआ है। ठीक है। तो ये क्लेडिस्टिक मेथड है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। थर्ड जो कह रहा है कि इट वाज प्रपोज्ड बाय स्वीडिश बोटनिस्ट कार्ल सिलिनियस। कार्ल सिलिनियस नहीं है, इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है। तो इनके जो इन्होंने प्रपोज किया है, जो इन्होंने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जिन्होंने बताया है वो है एंगलर एंड प्रेंटल। तो आप ये याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर क्लासिफिकेशन में मैंने बता दिया कि जैसे एक क्लासिफिकेशन टू किंगडम क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले क्या हुआ कि जो साइंटिस्ट थे कार्ल्स लीनियस, ठीक है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने जनरली देखा कि दो तरीके की चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, एक जिसमें प्लांट है और दूसरे एनिमल्स हैं। तो इन्होंने कह दिया कि भाई दो किंगडम क्लासिफिकेशंस हैं। इसकी एक बुक थी जिसमें इसके बारे में बताया था, सिस्टम नेचुरा। और इसलिए इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। किसको, लीनियस को कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही क्या करा, कैटेगराइजेशन किया। फिर उसके बाद थोड़ा आगे बढ़े, फिर उसके बाद क्या हो गया, डीपली स्टडी हुई। फिर RH विटेकर आए जिन्होंने क्या करा, क्लासिफिकेशन मतलब हमारे पूरे जो इन्वायरमेंट है उसको पांच पार्ट में तोड़ दिया, जिसको हमने कहा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। जिसमें पहला है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है। मोनेरा वो होते हैं जो सबसे छोटे लेवल के हैं, जिनका मतलब कोई बॉडी ऑर्गेनिज्म नहीं है, कोई डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, नथिंग, मतलब बिल्कुल प्राइमरी लेवल, एकदम बेसिक लेवल वाले जो है। उसमें क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, साइनोबैक्टीरिया। कहने का मतलब इसमें मेनली बैक्टीरियाज वगैरह आते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या होते हैं, ये वो है, जैसे ये तो थे सबसे बेसिक। फिर उसके बाद क्या हुआ, इससे थोड़े से और डेवलप हुए जो क्या थे, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे। ठीक है ना, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब होता है जिनका न्यूक्लियस क्या हो, बहुत ज्यादा अच्छा डेवलप्ड हो। ठीक। तो इसके अंदर एल्गी आ गए, यूनिसेल्युलर एल्गी जो सिंगल सेल के थे, प्रोटोजोआ आ गए, ये सारे प्रोटिस्टा में आ गए। फिर उसके बाद आता है फंगी। फंगी में क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिक, मतलब ऐसे जो
लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, जो सड़े गले फूड के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जो सड़े गले फूड से अपना क्या करते हैं, भोजन लेते हैं, उसको हम कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स, और वही क्या है, फंगाई है, या फिर फंगी, आप कुछ भी कह सकते हो। फिर उसके बाद आ जाता है प्लांट। प्लांट जो आप देख रहे हो, इतने सारे प्लांट्स हैं, तो उसके अंदर जितने भी होंगे, मतलब प्लांट्स में आप कोई सा भी प्लांट उठा लो, वो सारा प्लांट किंगडम में आ जाता है। जो क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स। मल्टी सेल्यूलर इसका मतलब कि एक प्लांट आप देखोगे उसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, इसलिए मल्टी सेल्यूलर कह रहे हैं। और हमको पता है कि जो प्लांट सेल होती है उसमें क्या होती है, सेल वॉल होती है। फिर आता है एनिमल। एनिमल भी सेम है, बट एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है, क्योंकि सेल वॉल की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें केवल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है ना, तो इसमें एनिमल्स आ जाते हैं। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि प्लेगरा जो है इज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ विच विटामिन। ये कौन से विटामिन से होता है, ये B3 से होता है। आपको ये याद रखना है, यहाँ पे मैंने ये पूरी लिस्ट दे दी है कि विटामिन A B C इस तरीके से के तक है। यहाँ पे इनके केमिकल्स नेम है, केमिकल्स नेम पूछ सकता है। कौन कौन सी पॉपुलर डिजीज इससे होती है, जैसे आप जीरोप्थेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, बेरी बेरी, ऐसे याद रखोगे। ठीक। तो इसमें एक ट्रिक है, वो मैं बता देता हूं। जैसे केमिकल नेम हो गया, केमिकल नेम में क्या होता है, जैसे रत एक टॉफी, अगर आपको ए से के तक का याद रखना है, इसमें B2 B3 B5 ये वाला नहीं इंक्लूड है, A B1। ठीक है, फिर उसके बाद C D E के इस तरीके से इंक्लूड है। तो आर से मतलब है रेटिनॉल। ठीक। तो यहाँ पर विटामिन ए होगा सबसे पहले, तो ये होगा रेटिनॉल, रत। ठीक है, फिर सेकंड क्या होगा, बी, थाइमिन। फिर उसके बाद थर्ड क्या होगा, एस्कॉर्बिक एसिड, जो कहाँ है, सी है। फिर उसके बाद के, यहाँ पे रत एक टॉफी यानी कैल्सीफेरोल, फिर टी टोकोफेरॉल, और फाइलोकियोनिन। ठीक है, जो क्या है, विटामिन के है। इस तरीके से आप ट्रिक याद कर लोगे। उसके बाद इसकी डिजीज बता दी है सेम। रवे सारे वहां पर हैं। रवे मतलब रतौंधी यानी विटामिन ए से होने वाली डिजीज। फिर उसके बाद बी आएगा, बेरी बेरी यानी विटामिन बी से। फिर सी यानी स्कर्बी, डी रिकेट्स। इस तरीके से आप इसको याद कर लोगे। फिर उसके बाद विटामिन बी यानी B1 B2 ये वाली जो सीरीज है, हाँ ये वाली जो सीरीज है, B1 B2 B3 B5 B6, इस तरीके की जो सीरीज है, वो आप यहाँ से करोगे। जैसे ये वाला है, थारा नया पेंट ऑक्सबेल ने फाड़ दिया, तो थारा यानी B1 B2 B3 B5, पेंटाथोनिक पेंटो है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ये B5 होगा। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। एक क्वेश्चन और पूछता है यहाँ से, विटामिन सोल्यूबिलिटी। ऐसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा विटामिन जो है वो वाटर सोल्यूबल है या वाटर सोल्यूबल नहीं है। तो हमेशा याद रखना, B C एक साथ जो है वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, मतलब ये वाटर में घुल जाते हैं। और जबकि रिमेनिंग जो है A D E के, ये फैट सोल्यूबल होते हैं, ये वाटर में नहीं घुलते, ये केवल फैट में ही घुलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बेसिलस कहते हैं या बेसिली कहते हैं। देखो मेनली 4 तरीके के हैं। स्फेरिकल शेप, कॉकी, कैसे याद रखोगे, जैसे कोकोनट होता है, स्फेरिकल शेप होता है। फिर उसके बाद होता है रोड शेप। रोड शेप बेसिली, बेसिली लाइक जैसे बम्बू हो गया, बांस हो गया। ठीक है ना, ये रोड की तरह स्ट्रक्चर होता है, तो इससे आप याद रख सकते हो। स्पाइरल बैक्टीरिया, स्पाइरल बैक्टीरिया ये जैसे स्पाइरल टाइप के होते हैं, ये सारे बैक्टीरिया स्पाइरल बैक्टीरिया होते हैं। फिर क्या है, कोमा शेप्ड विवरियो, मतलब इसको आप देखोगे या इसको देखोगे, ये थोड़ा इस तरीके से आपको लगता है कोमा शेप टाइप का, या मतलब कैसे भी आप देख सकते हो, तो इसको हम कहते हैं विवरियो। तो ये कॉमन शेप्ड होती हैं जो बैक्टीरिया में पाई जाती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किसकी, बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया क्या होता है, देखो सबसे पहली बात जो मेन क्वेश्चन होता है, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है। प्रो एक होता है प्रोकैरियोट, एक होता है यूकैरियोट। प्रोकैरियोट जो होता है, मतलब जिसका जो न्यूक्लियस होता है वो डेवलप्ड नहीं होता है, अनडेवलप्ड न्यूक्लियस, मतलब प्री मैच्योर न्यूक्लियस। ठीक है, बिगिनिंग स्टेज का प्रोकैरियोटिक। और हम लोग जैसे हो गए, प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, हम लोग यूकैरियोटिक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। ओके। ठीक। और यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब ये सिंगल सेल में ही एग्जिस्ट करता है। जैसे एक सिंगल सेल होगा वही बैक्टीरिया होता है, जैसे ये जो है ये एक सिंगल सेल है, यही बैक्टीरिया है। फिर इसके बाद क्या होता है, तो इसके अंदर मैंने बताया कि इसका जो न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता है, तो इसलिए इसमें कह देते हैं कि भैया जो सेल है उसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है। और ना ही मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स मतलब लाइक जैसे मान लो कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है ना, लाइसोसोम वगैरह, मतलब ऐसा कोई सा भी ऑर्गेनल जिसके ऊपर एक कवरिंग रहे, तो वैसे जो ऑर्गेनल्स होते हैं, मतलब बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं रहते हैं। ठीक। तो अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, इस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, ये वही है कि जो इसका DNA होता है,
डीएनए मान लो कि जैसे हमारा अगर सेल बनाएंगे तो यहाँ पर एक कवर हो जाएगा जिसको हम कह देंगे न्यूक्लियस। तब ये क्या होता है, बाहर वाले के कांटेक्ट में नहीं आता। बट बैक्टीरिया जो होता है उसमें ये वाला जो कवर होता है ये नहीं रहने की वजह से ये ओपन होता है। तो इसलिए कह रहा है कि जो डीएनए होता है वो ओपन मतलब साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है, अलग से नहीं दिखता है यूकैरियोट की तरह। ठीक है। और जो बैक्टीरियल सेल होते हैं इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, इसका क्या होता है, सेल वॉल होता है। हमारा जो है ह्यूमन या फिर एनिमल जो होता है उसमें सेल वॉल नहीं रहता है, और किस में रहता है, प्लांट में रहता है। ठीक है। तो ये सेल वॉल जो होता है ये उसको रिजिडिटी वगैरह प्रोवाइड करता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज और पूछता है कि सेल वॉल जो होता है वो किसका बना होता है, आपको याद रखना है सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन का या म्यूरिन इसका बना होता है। ठीक है ना। और जो बैक्टीरिया होते हैं वो फोटो ऑटोट्रोप्स भी हो सकते हैं, कीमो ऑटोट्रोप्स भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं। क्या मतलब है, मतलब कुछ बैक्टीरिया लाइट से अपना भोजन बना सकते हैं, कुछ केमिकल प्रोसेस के थ्रू अपना खाना बना सकते हैं, कुछ पैरासाइट्स होते हैं दूसरों के ऊपर डिपेंड रहकर अपना खाना बना सकते हैं। तो ये जनरल बैक्टीरिया के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। फिर इसके बाद क्वेश्चन ये पूछा कि मेंबर्स ऑफ विच फाइलम, कौन से फाइलम का जो मेंबर होता है उसको स्पॉन्जिस, मतलब वो स्पॉन्जिस कहलाता है। पोरीफेरा, पोरीफेरा का देखो क्या मतलब होता है, पोरीफेरा का मतलब होता है ऐसी बॉडी जिसमें कई सारे क्या है, पोर्स हैं। तो स्पॉन्ज, जैसे स्पॉन्ज बॉब आपने देखा होगा तो उसकी जो बॉडी होती है उसमें कई सारे छेद होते हैं। तो उस तरीके से ही पोरीफेरा है। तो आपको ऐसे याद रहना चाहिए कि जो पोरीफेरा होता है उस पे स्पॉन्जिला होता है। यहाँ पे कई सारे मैंने फाइलम्स दे दिए हैं, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन 9 फाइलम्स जो हैं वो मेन मेन है। इसके अंदर आई थिंक 10 होंगे। ठीक है। तो आपको ये सारे याद करके जाने हैं, ये एनसीईआरटी बेस्ड है पूरा, तो इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है और कई बार पूछता भी है। और एक और चीज, जैसे जो फाइलम होता है ना वो जैसे क्या हो गया कि लाइक जैसे कई क्लासिफिकेशन में ना कई तरीके की चेन होती है, जैसे किंगडम होता है, ठीक है ना, उसके बाद फाइलम आता है, तो इस तरीके से कई पार्ट में टूटता है। ठीक है ना। तो फाइलम भी इसी तरीके का एक डिवीजन है किंगडम का। नेक्स्ट क्वेश्चन यही इसमें कह रहा है कि साइंटिफिक नेम क्या है विटामिन बी, सॉरी कोबैलेमिन जो है वो कौन से विटामिन का साइंटिफिक नेम है। तो विटामिन बी 12 का साइंटिफिक नेम है साइनोकोबैलेमिन। ठीक। और ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, अनीमिया हो गया, मतलब इसकी डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया हो सकता है, फैटिक हो सकता है, स्किन वगैरह डिसऑर्डर हो सकता है, सर दर्द वगैरह हो सकता है। तो ये पहले बता दिया, आपको ये सारे याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला या फाइलम आर, फाइलम मतलब क्या होता है, फाइलम का ही प्लूरल है, आर कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स। तो कह रहा है कि सी वॉलनट्स जो है वो किसके अंदर आता है, सी वॉलनट जो होता है सिटेनोफोरा के अंदर आता है। सिटेनोफोरा का मतलब होता है कॉम्ब टू कैरी। देखो ये क्या होती हैं, ये जनरली इस तरीके की जेलीफिश होती हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, कई सारे मतलब कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं। और ये क्या है, इसके अंदर के मतलब इस फाइलम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, प्रेडाटोर्स वगैरह होते हैं, वो दूसरे जो स्पीसीज होते हैं उनका शिकार वगैरह करते हैं। बस इतना सही आपको जानना है। और इसके अंदर एक चीज आप ये क्या याद रखो, जो सी वॉलनट्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सीटेनोफोरा फाइलम के अंदर आता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर कहता है कि इनमें से कौन सा मेथड है यूज फॉर कवरिंग सॉइल अराउंड प्लांट्स विद ऑर्गेनिक वेस्ट, मतलब कह रहा है कि इसमें से कौन सा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, प्लांट के आसपास में सॉइल से कवर कर देते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट के साथ में। तो इसको हम कहते हैं मुल्चिंग, मुल्चिंग करना। मुल्चिंग में देखो क्या होता है, ये जैसे डायग्राम है, यहाँ पर ये प्लांट आपका उगा हुआ है, इसके साथ में यहाँ पर क्या कर दिया, कई सारी मिट्टी सॉइल के साथ इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनिक्स वगैरह मतलब वेस्ट होते हैं उसको इससे फुल कर देते हैं। तो इससे होता क्या है, इससे होता है कि ये जो सॉइल होता है, सॉइल एक्चुअल सॉइल होती है उसकी मॉइस्चराइजेशन, मतलब उसमें मॉइस्चर रहता है, फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, और बहुत सारा क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो जो प्लांट होता है उसको मिल पाता है। इसको हम कहते हैं मुल्चिंग। ठीक है। फिर इसके बाद आता है, इसको हम कहते हैं प्रूनिंग। प्रूनिंग क्या होता है, इसके ये क्या होता है कि जैसे कोई प्लांट है तो प्लांट में उसकी ब्रांचेस हो सकती हैं, ठीक है ना, उसके बर्ड्स हो सकते हैं, रूट्स हो सकते हैं। तो कोई से भी पार्ट को जब हम क्या करते हैं, सिलेक्टिवली रिमूव करते हैं, तो उसको हमको कह देते हैं क्या, उसको हम कह देते हैं प्रूनिंग। ठीक है। सिलेक्टिव रिमूवल ऑफ सर्टेन पार्ट्स। फिर उसके बाद आता है स्टेकिंग। स्टेकिंग क्या होता है कि जैसे जो नए प्लांट्स होते हैं या जो ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं उनको जब हम क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं किसी भी डंडे के थ्रू या किसी भी मेटल बार के थ्रू, उसको हम क्या कहते हैं, स्टैकिंग कह देते हैं। ठीक। तो इसमें समझ आ गया, तो ये इसका आंसर क्या होगा, सेकंड होगा मल्चिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अमंग्स द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ एल्गी, इनमें से कौन सा एल्गी का एग्जांपल है। तो ऑप्शन क्या क्या थे,
नहीं है, क्योंकि ये मैंने आरबी सर की पीडीएफ से उठाया है। ठीक है, तो मैं जनरली एल्गी के बारे में और क्या क्या होते हैं टाइप्स वो बता देता हूँ। देखो, सबसे पहली बात, अभी जैसे हमने पढ़ा कि जैसे एल्गी जो होता है, वो मैंने बताया कि वो सिंगल सेल होता है। मतलब सिंगल सेल कह रहा हूँ, जनरली कुछ सिंगल सेल्स होते हैं, कुछ वैसे होते हैं। तो एल्गी यूकैरियोट्स होते हैं, सिंगल सेल नहीं, यूकैरियोट्स होते हैं, और सबसे छोटे लेवल के उसमें आते हैं। मतलब जो हमारी कैटेगरी होती है उसमें सबसे छोटे लेवल में आते हैं। आगे चलकर आप देखोगे, मतलब कई तरीके के होते हैं, जैसे थैलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, ठीक है, टेरिडोफाइटा हो गया प्लांट में। ठीक है, तो इसमें सबसे जो छोटा वाला पार्ट होता है उसमें क्या होते हैं, हमारे जो एल्गी वगैरह आते हैं। तो देखो, एल्गी जो होते हैं वो यूकैरियोट होते हैं, और एल्गी, अब ये प्लांट है तो ये क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस। हाँ, अब ये प्लांट है तो ये क्या करेंगे, ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, और ये बहुत ज्यादा ऑक्सीजन बनाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में ये रहते हैं। ठीक है, अब दे पोसेस्ड, ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल है। ठीक, अब देखो इसके अंदर मेन मेन फीचर्स क्या हैं, जैसे बताया कि एल्गी जो होते हैं ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब जैसे बताया कि एल्गी कैन बी इधर यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, मतलब एल्गी जो है, जैसे अगर बहुत छोटे में आप देखोगे कहीं पर सिंगल सेल में भी होता है, लेकिन वो भी यूकैरियोट रहेगा, और कहीं पर मल्टी सेल, मतलब इस तरीके से बहुत सारी एल्गी वगैरह दिखेगी आपको, वो मल्टी सेल्युलर होती है, दोनों में रहते हैं। ठीक है, एल्गी लेके वेल डिफाइंड, मतलब एल्गी का कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता। कैसे, जैसे मान लो एक प्लांट है, तो प्लांट में मैं बता सकता हूँ कि ये इसकी रूट है, ये इसका स्टेम है, ये इसके लीव्स हैं। बट एल्गी ऐसा रहेगा कि आप उसको देख के बता नहीं सकते कि उसका कौन सा पार्ट क्या है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं लैक ऑफ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर। एल्गी जो होता है आर फाउंड इन एडिक्वेट मॉइस्चर, एल्गी नमी वाले टाइप में पाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई रॉक है जहां पर पानी रहता है, वहां हो जाती है। आप कहीं नलके के पास में देखोगे वहां हो जाती है, पॉन्ड वगैरह के पास में एल्गी हो जाती है, तो इसको मॉइस्चर की जरूरत होती है। फिर ठीक है, अब इसके बाद रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों फॉर्म में इसके रिप्रोडक्शन हो जाते हैं, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इसके बाद कह रहा है कि एल्गी जो है वो फ्री लिविंग है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना सकता है जैसे फंगी वगैरह के साथ में। आपको यहाँ पर याद रखना है कि जैसे मेन टाइप होती है, एक रेड कलर की एल्गी होती है, ग्रीन कलर की एल्गी होती है, एक होती है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये एग्जैक्ट कोई एल्गी नहीं होती है, ये बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल, कई सारे एल्गी एल्गी के एग्जाम्पल दे दिए मैंने, जैसे डाई एटम पूछा उसी तरीके से डिफरेंस, जैसे ये एक नाम हो गया, अल्वा इंटेस्टिनल्स, ये एक नाम हो गया, तो ये सारे नाम आप याद रखोगे। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम पर आपसे ये पूछ ले, जैसे स्पैरोगायरा हो गया, पोरफायरा हो गया। अब इसके बाद कह रहा है कि इनमें से कौन सा है लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया, मतलब हमारा जो एनिमल है, जैसे हमने प्लांट में अभी बात करी, प्लांट में कई सारे होते हैं, इसी तरीके से एनिमल्स में भी कई सारे पार्ट हैं। ठीक है ना, जैसे मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए। ठीक है, तो जो इंसेक्ट वाला पार्ट होता है वो उसको हम कहते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा मतलब आप देखो कितने सारे इंसेक्ट हैं, हर जगह पे इंसेक्ट्स दिखाई देते हैं। तो हमारे जो वर्ल्ड में सबसे जो बड़ा कैटेगरी है, फाइलम जिसको हम कह रहे हैं, वो किसका है, आर्थ्रोपोडा का है। आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है, पोड का मतलब होता है यहाँ पर लेग्स, और आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड लेग्स, मतलब ऐसे किसी जिसके भी जो टांग है, ये टांगे अगर जॉइंट है, उनको हम आर्थ्रोपोडा कहते हैं। और उनके अंदर क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का मतलब कैसा है, जैसे मान लो कि ये एक कीड़ा है। ठीक है, ये एक कीड़ा है, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे ना, तो इसके अंदर आपको कोई पाइप पुइप नहीं दिखाई देगी, इसके अंदर बिल्कुल ऐसे ब्लड इसके अंदर ही ऐसे भरा हुआ है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक कुएं की तरह। देखो इसके अंदर प्रॉन्स हो गए, बटरफ्लाईज हो गई, हाउस फ्लाईज हो गई, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस, क्रैब्स, मतलब कुछ भी जो भी एनिमल इंसेक्ट्स दिख रहे हैं, सारे आर्थ्रोपोडा में आते हैं, इसलिए ये बहुत बड़ा फाइलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर आता है कि इनमें से कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर है जिसको यूज किया जाता है फॉस्फोरस को कंजर्व करने में, उसको स्टिमुलेट करने में, एज ए प्लांट न्यूट्रिएंट इन द सॉइल, सॉइल में। ठीक है, तो इसके अंदर तीन ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक है एजोस्पिरिलम, एक है माइकोरिजियल फंडी, एक है एजेटोबैक्टर। सबसे पहले बताऊं, जैसे ये माइकोरिजा फंडी की बात कर रहा है, ये देखो ये एक तरीके की फंगी है। ये क्या करती है, जैसे प्लांट होता है तो प्लांट जो होती है, प्लांट के साथ में ये फंगी रहती है। तो ये क्या करती है, जैसे मान लो कि प्लांट को जो पानी की जरूरत होती है, ठीक है, जो पानी की जरूरत है होती है, मान लो कि उसको 100 लीटर पानी की जरूरत है, तो ये फंगी जो क्या करती है, उसको पहले से ही इनिशियली मान लो सपोज 50 लीटर प्रोवाइड कर दिया, तो प्लांट को 50 लीटर की ही आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब प्लांट में क्या होता है, जो वाटर स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है।
और इसी तरीके से ये पानी के थ्रू प्लांट को न्यूट्रिशन वगैरह भी प्रोवाइड करती है, और ये पानी स्टोर करने के भी काम आती है। और सेम तरीके से ही ये जो हमारा जो माइकोरिजा फंडी होता है, ये जो फॉस्फोरस वगैरह होता है उसका एब्जॉर्प्शन में भी ये क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर क्या है, ये एक बैक्टीरिया है। ये क्या करता है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के रूट्स वगैरह होते हैं, इनमें कई सारे नोड्यूल्स इस तरीके से बन जाते हैं। ठीक है, जहां पर क्या होते हैं, ये एजोटोबैक्टीरिया एक, मतलब इसको भी आप कह सकते हो एक म्यूचुअल कॉर्पोरेशन है, इसमें ये रहते हैं। और ये क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन की नाइट्रोजन गैस होती है उसको क्या करते हैं, ये फिक्स करते हैं। फिक्स करके ये प्लांट को क्या करते हैं, और जो नाइट्रोजन होती है उसको एब्जॉर्ब कराते हैं ताकि प्लांट की ग्रोथ हो पाए। और इसी के साथ साथ ये प्लांट में हार्मोन जो होता है उसको भी इलेबोरेट करते हैं, और जो फॉस्फेट होता है, सोल्यूबलाइज फॉस्फेट वगैरह होता है, इसको भी क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से ये भी क्या करते हैं, जो फॉस्फोरस होता है उसको इनटेक कराने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड आता है जिसको हम कहते हैं एजोस्पिरिलियम। एजोस्पिरिलियम क्या है, ये जो होते हैं, ये जैसे जो प्लांट में क्या होते हैं कि ये जैसे प्लांट का हार्मोन हो गया, या प्लांट की जो ग्रोथ हो गई, ब्रांचेस हो गए, रूट हेयर्स हो गए, उनको ग्रोथ कराने वाले क्या है, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, जो प्लांट की मेनली ग्रोथ में काम करते हैं। तो इनका जो मेनली क्या होता है, फॉस्फोरस के साथ में जो सॉइल से फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब कराने वाला लिंक नहीं है, बट ये भी क्या करते हैं, ग्रोथ प्रोमोटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर माइकोरिजा फंडी और एजिटोबैक्टी करेक्ट आंसर होगा, और एजोस्पिरिलियम जो है वो आंसर नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। प्लांट कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इनटू फूड स्टोर्ड एज कार्बोहाइड्रेट। सही है। प्लांट क्या होता है, जैसे मान लो ये सनलाइट हो गई, सनलाइट से क्या करते हैं, ये एनर्जी लेते हैं, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो क्या होता है, इसका फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस होने के बाद क्या होता है, ये ग्लूकोज में जाता है। फिर ये क्या होता है, जो हमारी लीव्स वगैरह होती हैं उसमें क्या होता है, स्टोर हो जाता है। तो ये ठीक है कि प्लांट जो होता है फूड को स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। प्लांट्स हैव क्लोरोफिल, अभी बताया प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, तभी वो क्या करती हैं, ग्रीन कलर की दिखती हैं। मतलब ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल है, जिसकी वजह से प्लांट जो होता है अपना फोटोसिंथेसिस फूड बना पाता है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि प्लांट सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल। प्लांट सेल जो होता है उस पे सेल वॉल नहीं होता है। इसमें कह रहा है कि विच आर करेक्ट। देखो ये वाला शायद आई थिंक गलत है, या रॉन्ग ऑप्शन है। प्लांट जो सेल होते हैं उसमें भाई सेल वॉल प्रेजेंट रहती है प्लांट के सेल में। अगर प्लांट के सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी तो प्लांट खड़ा नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन गलत है। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो प्लांट नॉन वेस्कुलर प्लांट ग्रो वेरी टॉल। अब इसके बाद कह रहा है कि जो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं वेरी टॉल। अब देखो इस एक होता है वेस्कुलर सिस्टम, और एक होता है नॉन वेस्कुलर सिस्टम। देखो क्या होता है, वेस्कुलर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जैसे ये एक प्लांट है, ये मैंने एक प्लांट बनाया, तो इसमें क्या होता है कि जैसे वाटर हो गया, यहाँ पर मान लो पानी हो गया, वाटर को पहुंचाने के लिए क्या होती है ना, अलग पाइप की तरह रहता है। ठीक है। अब ये मान लो खाना हो गया, खाना को पहुंचाने के लिए क्या होती है, अलग पाइप सिस्टम होती है। तो इनको हम कहते हैं क्या, ये है क्या, वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, जो प्लांट में क्या होती है, कई तरीके की अरेंजमेंट रहता है, कई तरीके की पाइपलाइंस रहती हैं, जिसको वेस्कुलर सिस्टम कहा जाता है, जो प्लांट को वाटर हो गया, फूड हो गया, ये सारी चीजें प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। तो मान लो अगर बहुत ज्यादा लंबा प्लांट होगा तो बिना इस सिस्टम के प्लांट में खाना और पानी नहीं पहुंच पाएगा। तो जो नॉन वेस्कुलर प्लांट होते हैं उस वो बहुत ज्यादा लंबे नहीं हो सकते हैं, ये गलत है स्टेटमेंट। अगर लंबे प्लांट है तो इसका मतलब उनमें वेस्कुलर सिस्टम होना चाहिए। तो यहीं पर ये कहा गया है कि जो प्लांट वेस्कुलर सिस्टम है, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क होता है, कंडक्टिंग टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू मतलब जो पानी, वाटर, न्यूट्रिएंट्स वगैरह को प्लांट में पहुंचा पाए। ठीक है। और जो नॉन वेस्कुलर सिस्टम होंगे उनमें ये सारी चीजें नहीं होंगी। और वेस्कुलर सिस्टम का मतलब ही होता है कि जाइलम और फ्लोएम से बना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। देखो पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, वर्जिन। पार्थो का मतलब होता है वर्जिन, और जेनेसिस का मतलब होता है उसका बनना, जेनेसिस। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, ये है कि जैसे ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। देखो एक प्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना। तो सेक्सुअल प्रोडक्शन जिसमें मेल
एंड फीमेल दोनों का होना जरूरी है, पार्टनर्स का होना जरूरी है। सेक्सुअल प्रोडक्शन में जिसमें एक सिंगल पर्सन होता है वही आगे चलकर क्या करता है, अपने ऑफ स्प्रिंग बना सकता है, उसको हम कहते हैं जिसमें पार्टनर की जरूरत ना हो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो अब ये पार्थेनोजेनेसिस जो है इसमें क्या होता है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पहली बात ये। और इसके अंदर क्या होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के जो इम्ब्रायो होता है, मतलब फीमेल फीमेल जो होती हैं उनके अंदर जो इम्ब्रायो होता है जो आगे चलकर एग में डेवलप होगा, और एग से एक नया ऑफ स्प्रिंग बनेगा, मतलब एक नया जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा, वो जो एम्ब्रायो होता है ये विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट सेक्स के ये क्या करता है, ग्रो होना स्टार्ट होता है, और यहाँ से इसमें, फिर यहाँ से इसमें डेवलप होता है। ठीक है। तो ऐसा जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं क्या, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 ये दोनों ही गलत ऑप्शन है, पहला आंसर इसका सही है। अब देखो सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें मेल ऑर्गेनिजम्स स्पर्म जो होता है फर्टिलाइज करता है एक फीमेल ऑर्गेनिज्म को एग आउटसाइड ऑफ फीमेल्स बॉडी। मतलब मेल और फीमेल, तो मेल का जो स्पर्म होता है वो फीमेल के अंदर नहीं जाता है, बल्कि बॉडी इन्वायरमेंट में ही क्या करता है, फर्टिलाइजेशन को करता है। तो इस तरीके का होता है, मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे इसका एग हो गया और इसके स्पर्म हो गए, दोनों ही इन्वायरमेंट में रहते हैं, फिर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। ऐसा जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे सैल्मन, ट्रॉट फिश हो गया, कॉड फिश हो गया, पर ये क्या करते हैं, पानी में छोड़ देते हैं अपना एग और स्पर्म, फिर वहां पर एग और स्पर्म जो होता है ये दोनों आपस में कोलाइड करके यहाँ से क्या होता है, नया बेबी बनता है। ठीक है। थर्ड प्रोसेस क्या कह रहा है कि जैसे इसमें मेल जो होता है वो फीमेल के अंदर क्या करता है, इस पर फर्टिलाइजेशन को करता है, जिसको हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ये हम जैसे एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, इन सब में ये रहता है। नेक्स्ट प्रोसेस है इज कंपोज्ड ऑफ अनस्पेशलाइज्ड लिविंग सेल्स विद रिलेटिवली थिन सेल वॉल्स। मतलब ये कह रहा है कि ऐसा कोई टिश्यू जिसमें पतली पतली सेल वॉल्स हो, सेल वॉल के बीच में स्पेस हो, और जो बॉडी प्लांट के सॉफ्ट पार्ट में प्रेजेंट रहता हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पैरेनकाइमा। ठीक है। तो सबसे पहला क्या होता है, जैसे ये पैरेनकाइमा हो, तो ये जो पैरेनकाइमा होती है, देखो एक होती है जैसे, एक होता है परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और एक होता है, जैसे दो होती है, एक होता है परमानेंट टिश्यू, ठीक है ना, एक होती है टेम्पररी होती है। परमानेंट कैसी होती है, परमानेंट टिश्यू जो मतलब ग्रो नहीं कर सकती, जो स्टेबल हो गई है, दे कैन नॉट ग्रो, वो परमानेंट टिश्यू होती है। इसमें दो होती हैं, एक होती है जिसको हम कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, और एक होती है कॉम्प्लेक्स। सिंपल का मतलब जिनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स जो मतलब काफी ज्यादा जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। सिंपल में तीन होती हैं मेनली, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेरेनकाइमा। ठीक है। तो ये जो फीचर इन्होंने दिया है वो पेरेनकाइमा का है, कि पेरेनकाइमा इस तरीके का देखने में होता है। और ऐसे ही एक होती हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जो काफी, उनका जो स्ट्रक्चर होता है कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम का मतलब यहाँ पर आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, जल, मतलब जो बॉडी में पानी को प्रोवाइड करती है, पानी का ट्रांसपोर्टेशन करती है, जिसके साथ में मिनरल वगैरह ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसको जाइलम कहते हैं। फ्लोएम यानी फल, और फल मतलब खाना, खाने का मतलब फूड, और बॉडी में फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो करती है क्या, फ्लोएम, जो एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। ठीक है। अब इसके बाद पेरेनकाइमा को देखते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा कि पेरेनकाइमा में थिन सेल वॉल होती है, बीच में स्पेस रहता है, और सॉफ्ट पार्ट में होती है। तो ये देखो, ये पेरेनकाइमा का स्ट्रक्चर है, ये देखो बीच में यहाँ पर स्पेस है, ठीक है, और ये गोल गोल होती है, राउंडेड होती है, सॉफ्ट पार्ट में होती है। ठीक। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, पेरेनकाइमा कहेंगे। फिर उसके बाद एक होता है जिसको हम कहते हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा में क्या होता है कि जो इनकी सेल वॉल्स होती हैं ये हार्ड होती है, और इनके बीच में देखो गैप नहीं है, ये सारी सेल वॉल्स हैं, बीच में कोई गैप नहीं है। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम कोलेनकाइमा कह देते हैं। ठीक है। और ये इनकी जो सेल वॉल्स होती हैं ये सेल्यूलोज और पेक्टिन वगैरह की बनी होती हैं। ठीक। जैसे हमारी लीव्स हो गई, पेटियोल्स हो गए, या फिर जो नई लीव्स बन रही हैं, ये सारी क्या होती हैं, कोलेनकाइमा की होती है। और जो पेरेनकाइमा होती है ये थोड़ा सॉफ्ट पार्ट में होती है, लाइक जैसे सुकुलेंट फ्रूट्स, मतलब जो जूसी वाले फ्रूट्स होते हैं वो हो गया, सीड्स के अंदर का पार्ट हो गया, वो सारा पेरेनकाइमा में आता है। फिर एक होता है स्केलेरेनकाइमा। स्केलेरेन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, स्केल, स्केल मतलब जो हार्ड होती है इस तरीके की। ठीक है। तो ऐसी जो सेल्स होती हैं जो फाइबर टाइप की होती हैं उनको हम कहते हैं स्केलेरेनकाइमा। मतलब ये डेड टिश्यू होती है, मर गई होती है, इनमें कुछ नहीं होता है, तो ये काफी हार्ड और रिजिड टाइप की होती हैं। इनका थिक सेल वॉल होता है, अलग अलग, कोई ऐसी लंबी हो सकती है, कोई इस तरीके से होती है, अलग अलग तरीके की हो सकती है। तो ये जनरली क्या करती हैं, ये जनरली जो हमारा पेड़ है,
उसका जो मैकेनिकल सपोर्ट है, मतलब ये रफ होती हैं, हार्ड होती हैं, तो ये पेड़ को खड़ा रहने में मदद करती हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे नारियल का बाहर का हो गया, या फिर आप जैसे क्या कहते हैं जो नट्स का सेल हो गया, मतलब अखरोट का जो कवच हो गया, ये सारे हार्ड होते हैं ना। तो ऐसी जो हार्ड टिश्यू होती हैं वो सारी स्केलेरन काइमा होती है। नेक्स्ट आता है स्पाइरोगाइरा। इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कौन से एग्जाम्पल है एल्गी का, ये ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, जैसे स्पाइरोगाइरा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दिए हैं, तो ये आप देख लोगे यहाँ से। तो बहुत जल्दी मैंने ये सेशन खत्म कर दिया। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। विदाउट टाइम वेस्ट आप बहुत कुछ यहाँ से सीख गए होंगे। ये पीडीएफ जो है आपको कल मिल जाएगी, इसका रट्टा मार देना। हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपको जरूर मिले, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। ठीक है, ऐसी बहुत सारी वीडियो बनवाने के लिए।